औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी जो है वो है एपिसोड नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजी की। कॉस्मोलॉजी जो है वो अर्थ साइंसेज की तरह ही एक सब्जेक्ट है। समटाइम्स पीपल कंफ्यूज इट वे टुगेदर। अर्थ साइंसेज इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, बट cosmology is the origin, is the study of all of the sciences of different planets। मतलब अगर अर्थ साइंसेस के बाद इंसान कहाँ जाना चाहेगा? जब अर्थ के रिसोर्सेज को निकाल लेगा तो उसके बाद वो जाना चाहेगा मार्स के रिसोर्सेज पे, जिस तरह वो जाना चाह रहा है। वो जाना चाहेगा जुपिटर के रिसोर्सेज के ऊपर, वो जाना चाहेगा मुख्तलिफ प्लैनेट्स के आसपास की जो है स्पेस में रिसोर्सेज के ऊपर, उनका ओरिजिन क्या है, उनकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है, बिग बैंग। जब डीप स्टडी करना शुरू करेगा तो अर्थ साइंसेस के अलावा मार्स साइंसेस, जुपिटर साइंसेस, प्लैनेट साइंसेस, मुख्तलिफ प्लैनेट्स आसपास यूनिवर्स में जहाँ जहाँ रिसोर्सेज मौजूद हैं, जब वो उनके ओरिजिन को, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस को स्टडी करेगा, तो वो बन जाएगी कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस की स्टडी को। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं। न्यूटन के भी बहुत से कारनामे हैं इसमें, आइंस्टाइन भी हैं इसमें, हमारे पास अलबेरूनी है इसमें, हमारे पास अरिस्टोटल है, और मुख्तलिफ नाम हैं जिनका हम जिक्र साथ साथ करते जाएंगे। आर्यभट्टा भी हैं जो इंडियन साइंटिस्ट थे, और इसके अलावा और भी मज़ीद कुछ साइंटिस्ट हैं। तो आगाज़ करते हैं व्हाट हाउ वाई से। आपको पता है कि सबसे पहले हम हमेशा बात करते होते हैं व्हाट हाउ वाई की। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दूँ कॉस्मोलॉजी, COSMO, कॉस्मोलॉजी, तो ये आपको पता है कि सिंपल इज दैट ये है कि जी हमारे पास लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और कॉस्मोस जो होता है इसका क्या मतलब, ये कॉस्मोस से निकला है, स्पेस को कहते हैं। और स्पेस के अंदर पाए जाने वाले तमाम स्पेस की आइटम, स्पेस की वो चीज़ें जो ओरिजिन उसका क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है, उसकी आखिरकार इवेंचुअली यूनिवर्स में होगा क्या, कॉस्मोस की स्टडी इसे कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कॉस्मोस। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी भी ठीक है। कॉस्मोस इज द स्टडी ऑफ द स्पेस, इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि इट्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन जो है वो हमें कॉस्मोलॉजी के थ्रू ही पता लगता है। अर्थ साइंस इज वन पार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी, बट चूंकि अर्थ साइंस हम पहले इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज वी लिव ऑन दिस प्लानट, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो हमारे पास बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी भी हम साथ साथ करते हैं। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो इट्स अ साइंस ऑफ कॉस्मोस, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। तो हमें ये समझ आ गया कि इसके पीछे जो है बैकग्राउंड क्या है, बेसिक। अब आप देख लें कि आइंस्टाइन की जो हमारे पास जनरल जनरल रिलेटिविटी है, उसको स्टडी करना, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो CMPR हमें पता चली थी, एडविन हबल का जो काम है, रेड शिफ्ट मेजरमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल सर्वेज जो हुए हैं हमारे पास, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब स्टडीज़ को हम कॉस्मोलॉजी की स्टडी कहते हैं। वैसे तो ये फिजिक्स का पार्ट ही है, लेकिन इट्स स्पेशलाइज्ड इन दिस टर्म। क्यों ये मैटर करता है हमारे लिए? इसलिए मैटर करता है कि हम सब कहाँ से आए हैं, वाई डिड एवरीथिंग कम फ्रॉम, कहाँ सब कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ से आया है, यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, कि यूनिवर्स ख़त्म कैसे होगा। ये सारी बातें जो है वो कॉस्मोलॉजी ही हमें बताता है। अगर मैं बाकी साइंसेस के साथ इसको इंटीग्रेट करने के लिए समझूं, तो फिजिक्स में आपके पास रिलेटिविटी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फील्ड्स हैं, वो सब कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। मैथमेटिक्स में आ जाएं तो हम कैलकुलस के अंदर टोपोलॉजी पढ़ते हैं, टेंसर्स पढ़ते हैं कैलकुलस में, ये कॉस्मोलॉजी के साथ कनेक्ट होते हैं। केमिस्ट्री में आ जाएं तो आपको मैंने जैसे बताया स्टेलर स्टार्स की जो न्यूक्लियोसिंथेसिस है, उसको स्टडी करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी। बायोलॉजी में आ जाएं तो कैसे कैसे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, कंडीशंस ऑफ लाइफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, ये कॉस्मोलॉजी का टॉपिक है। जियोलॉजी में आ जाए तो प्लानिटरी फॉर्मेशन, प्लैनेट्स किस तरह बनते हैं, ये कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी में आ जाए तो ऑब्जर्वेशनल डेटा जो है वो कॉस्मोलॉजी से आता है सारा।
कंप्यूटर साइंस में आ जाए तो आपकी जितनी सिमुलेशंस हैं वो कॉस्मोलॉजी के साथ बिल्ड होती हैं। इसकी ओरिजिन्स को देखा जाता है, कंप्यूटर साइंस उसमें हेल्प करती है। फिलोसफी में ऑन्टोलॉजी जिसे हम कहते हैं, व्हाट ऑफ एवरीथिंग, एग्जिस्टेंस ऑन्टोलॉजी की, उसको समझना। थियोलॉजी में क्रिएशन का जो डिस्कोर्स है कि हम सब का आगाज़ कैसे हुआ, कायनात कैसे बनी, वो कनेक्ट होती है कॉस्मोलॉजी से। स्टैटिस्टिक्स में कॉस्मिक बैकग्राउंड की मॉडलिंग की जाती है स्टैटिकली। और इंजीनियरिंग में देख लें, आपके टेलीस्कोप्स हैं, डिटेक्टर्स हैं, उनको यूज़ करके आप कॉस्मोस को स्टडी करते हैं। एआई में पैटर्न डिटेक्शन है डीप स्पेस के अंदर चीज़ों को समझने के लिए। और एआई जितना हमें हेल्प कर सकता है यूनिवर्स को समझने के लिए, उतना कोई चीज़ हेल्प नहीं कर सकती। हिस्ट्री ऑफ साइंस देख लें तो एवोल्यूशन मॉडल्स जो हैं वो हमें कॉस्मोलॉजी की तरफ ले जाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में आपके प्लानिटरी हैबिटेट किस तरह बन रही हैं उन चीज़ों को समझना। मटेरियल साइंस में स्पेस इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो कॉस्मोलॉजी तो आपके पास हर तरफ मौजूद है। रियल वर्ल्ड के साथ अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आपका जीपीएस जो करेक्शन है वो रिलाई करती है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के ऊपर। ठीक है, जीपीएस जब करेक्ट हो रहा होता है वो अपनी पोजीशन देखता है। सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रेविटेशनल मॉडलिंग पर डिपेंड कर रही है। डार्क मैटर का जो रिसर्च आप करते हैं वो एडवांस डिटेक्टर्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उनको यूज़ किया जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो उसके अंदर आप कॉस्मोलॉजी है आपका। बिग डेटा एनालिटिक्स है कॉस्मोलॉजी में, वो एआई एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव कर रहा है। इवन आपके जो स्मार्टफोन्स है ना वो इनडायरेक्टली कॉस्मोलॉजिकल मैथमेटिक्स से बने हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले स्पेस के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। जब वो टेक्नोलॉजी स्पेस में काम करे या ना करे फिर उसे दुनिया में लाया जाता है और फिर दुनिया में उसको यूज़ किया जाता है। ऐसी बहुत सी ऐसे हमारे पास मिसालें आप सर्च कर सकते हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज आज आप यूज़ कर रहे हैं वो स्पेस की नेचर को देखते हुए बनाई गई थी। और फिर उसको सोचा गया कि इसको तो दुनिया में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस से एडवांस रिसर्च इस वक्त स्पेस में हो रहा है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड स्पेस के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी वो कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं फिर वो देखते हैं कि दुनिया में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, वो दुनिया के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। इसमें एक मिसाल हमारे पास पैम्पर्स की, जो बच्चे पैम्पर्स पहनते हैं ये बेसिकली बच्चों के लिए नहीं बनाए गए थे, ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाए गए थे कि वहाँ पर वॉशरूम्स यूज़ करना, टॉयलेट्स यूज़ करना ये सब मुश्किल टास्क ना। तो वहाँ पे पैम्पर्स पहने जाते थे, ये डायपर्स पहनना इट वाज मेड फॉर एस्ट्रोनॉट्स। बट बाद में सोचा गया कि ये तो बच्चों के लिए बड़े अच्छे काम आ सकते हैं। और अनगिनत चीज़ें इस तरह आप सर्च करेंगे तो यू विल सी। फिर कॉस्मोलॉजी तो आपको पता है कि कुरान के अंदर तो सूरह दारियात में अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारे पास एक्सपेंडिंग थ्योरी है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो सूरह दारियात के साथ हमें कनेक्ट करती हैं। कुरान में अगर हम देखें, आयत नंबर 47 है, एंड वी बिल्ड द यूनिवर्स विद ग्रेट माइट एंड वी आर सर्टेनली एक्सपेंडिंग इट। हम इसको जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको फैला रहे हैं। ये आइंस्टाइन की एक्सपेंडिंग थ्योरी के साथ हमें लेके चलती है, कनेक्ट करती है। एडविन हबल जो है 1929 में उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने ये कंफर्म किया जो कि एक्सपेंशन हो रही है। एडविन हबल का आपने नाम सुना होगा, एडविन हबल, जिनके नाम पे हबल टेलीस्कोप है हमारे पास। तो इन्होंने देखा कि पूरी कायनात जो है वो दूर जा रही है, सारे प्लैनेट्स दूर दूर जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर सब कुछ दूर दूर जा रहा है तो ये कहीं से शुरू हो रहा होगा, और जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है। फिर उस पर और भी बहुत सी काम हुए हैं, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द मेजर पर्सन जिनकी इस काविश की वजह से हमें जो है वो हबल टेलीस्कोप के थ्रू जो है ये समझ आई कि कायनात जो है वो एक्सपेंड कर रही है। तो दिस वाज दी हबल टेलीस्कोप जिसने ये चीज़ जो है ना हमारे लिए एनालाइज की थी। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। एआई के साथ अगर इंटीग्रेशन देखें तो जो टेलीस्कोपिक इमेजेस हैं वो बड़ा काम करती हैं गैलेक्सी को क्लासिफाई करने में। आप जो नासा की पिक्चर्स देखते हैं उसमें बहुत सा एआई की हेल्प से बिल्ड किया होता है चीज़ों को, इन अ सेंस के समझने के लिए, छोटे से पैच के साथ पूरे पैटर्न को समझना, ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझने के लिए टेक किया जाता है, डार्क मैटर को मैप करने के लिए, यूनिवर्सल सिमुलेशन समझने के लिए, ये सारे काम एआई कर रहा होता है। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लें, आप जो है एक बैलून ले लें, एक उस पर मार्कर ले लें और उस पर स्मॉल डॉट लगा दें। ठीक है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा करते जाएं। तो आप देखेंगे कि वो सारे जो डॉट हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। तो उसकी हवा फिर दोबारा से निकाल दें तो वापस वो जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपैंड थ्योरी जो है वो एक पॉइंट से शुरू होती है, सिंगुलैरिटी पॉइंट, और इस तरह फैलती है। और आप वैसे भी अगर किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ लाइट पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, किसी गाँव वगैरह में आप जाएं, तो आपको सितारे बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। तो रात के वक्त तो उसको ऑब्जर्व करना बहुत आसान है। कभी आप सर्च कीजिएगा, आप बल्कि मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ, पिक्चर ऑफ स्काई फ्रॉम मार्स। ये रिसेंटली जो है वहाँ पे आई थी, ये देखें।
तो रियल में जब आप आसमान को देखते हैं तो आसमान ऐसा है। मगर सवाल यह कि ऐसा आसमान हमें क्यों नहीं दिखता, क्योंकि लाइट पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी ऊपर लाइट है आसमान में वो नहीं दिख पाती। वो सारी की सारी गुम हो जाती है। वरना ये कायनात तो बड़ी ही क्लैरिटी के साथ नज़र आती है, दिखती है। तो सोचे जिस पुराने ज़मानों की बात करें, 1000 2000 साल पहले, जब लाइट नहीं थी, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होती, सिर्फ चांद होता था, तो आसमान कैसा नज़र आता होगा और कैसा मनाजिर होते होंगे। उस वक्त स्टडी करना आसान होता होगा। तो आज भी जो टेलीस्कोप के साथ स्टडी करना चाहते हैं वो इस यूनिवर्स को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से देख रहे होते हैं। और उस तरीके से देखने में उनको बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है, रैदर देन अभी आप लाहौर में रहते हैं, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, या किसी भी बड़ी सिटी में, तो आपको तो आसमान पे दो चार तारे ही दिखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो ग्राउंड की लाइट पोल्यूशन है वो सारी पोल्यूशन खा जाती है और आपको वो दिख नहीं पाते। तो खैर इसके ऊपर भी हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ऐसी सिमुलेशन ऐप्स मौजूद हैं, ऐसी रियल टाइम लाइव टेलीस्कोप्स की वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको कनेक्ट करवाती हैं। ऐसी ऐप्स मैंने यूज़ की हुई हैं जो आपको किसी भी डॉट के ऊपर आप रखेंगे तो वो बता सकती है कि ये डॉट है, ये कोई सितारा नहीं है, ये जुपिटर है, ये मार्स है, ये वीनस है। उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जो लास्ट हमारे पास साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है उसमें एरिस्टोटल का नाम आता है। जियोसेंट्रिक जो है कॉस्मोस, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। बाद में इनकरेक्ट साबित हो गया था, मगर कॉस्मोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अल-बैरूनी मैंने जैसे वो बताया, अर्थ रेडियस लास्ट क्लास में बताया था, बड़ी प्रिसिशन के साथ उन्होंने एनालाइज किया था उसको। और कॉस्मोलॉजी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था कि इस कायनात के कितना, ये दुनिया कितने गोल चक्कर काटूंगा, कितने किलोमीटर, तो ये दुनिया कंप्लीट हो जाएगी। आर्यभट्टा हैं जो इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने अर्थ की रोटेशन के ऊपर काम किया है, एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो समझे हैं। आइजैक न्यूटन का आपको पता है कि सेलेस्टिकल और टेरेस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो आती है हमारे वो प्रिंसिपिया, जो उनकी किताब है उससे है, कैलकुलस के थ्रू। एल्बर्ट आइंस्टाइन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी बताई है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो भी इसी की हमें मेहनत मिला है कॉस्मोलॉजी में। फिर वीरा रूबिन है, जिन्होंने डार्क मैटर के ऊपर काम किया, ये पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रही होंगी। शी इज़ द लेडी, वीरा रूबिन। बेसिकली इन्होंने डार्क मैटर का एविडेंस पेश किया था और गैलेक्टिकल रोटेशंस पे काम किया था। हम आगे जाके इनको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर सेलिसियाँ हैं जो इनके साथ मौजूद हैं, इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं ज़्यादातर स्टार्स। और इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ लोग जो हैं उन्होंने इस पे कंट्रीब्यूशन किया और अपना काम किया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, कॉस्मोलॉजी में इतना ही। बस ये है कि खुदा के बहुत से राज हैं, जो मैं हमेशा एक आयत पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अनकरीब हम इन लोगों को खुद इनकी ज़ात में और अतराफ़ आलम में ऐसी ऐसी निशानियाँ दिखाएंगे कि ये हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह हक है। तो खुद उनकी ज़ात में जो है वो ब्रेन की तरफ इशारा है कि आज इंसान अपनी पूरी बॉडी को समझ गया, उसके रेप्लिकास बना सकता है, हाथ पाँव सब कुछ बन सकता है, लेकिन दिमाग का कॉन्शियसनेस, माइंड नहीं बन पा रहा। तो माइंड एक ऐसी चीज़ है जिस पे साइंटिस्ट आके हैं कि माइंड में कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, थॉट्स कहाँ से आते हैं। और दूसरा एतराफ़ आलम में, एतराफ़ आलम में कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, यूनिवर्स में कैसे कैसे राज मौजूद हैं। तो हमें तो अभी डीप सी का भी नहीं पता, हमें तो अभी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी नहीं पता क्या क्या एटम के अंदर है। मगर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें इस वक्त साइंटिस्ट को जो है कन्फ्यूजन में डाले हुए हैं कि एक तो ये माइंड और एक ये यूनिवर्स। तो माइंड को समझ जाए तो यूनिवर्स समझ आ जाएगा, यूनिवर्स को समझ जाए तो माइंड समझ आ जाएगा। समटाइम्स ये भी क्लेम किया जाता है कि मे बी दिस यूनिवर्स इज अ माइंड ऑफ अ बिग क्रिएचर जिसके अंदर हम सब एग्जिस्ट करते हैं। बट यू नेवर नो, दीज आर द डिफरेंट थ्योरीज। एंड साइंस इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मेटाफिजिक्स की तरफ जाती है और चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। तो हम कुरान और हदीस की रोशनी में, साइंस की रोशनी में मुख्तलिफ तरीके से और कॉस्मोलॉजी के हर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।